Hello student, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Point. So student, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स और मेरे साथ हैं उत्कर्ष। तो उत्कर्ष अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर टीचर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं उत्कर्ष चतुर्वेदी हूँ। आज मैं आप सबको इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहा हूँ। तो सर, पहला न्यूमेरिकल कब स्टार्ट करें, आप बताइए। हमको लगता है पहला न्यूमेरिकल्स हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं उत्कर्ष, एकदम ओम्स लॉ से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे नए हो हमारे चैनल पे, राइट? तो और हो सकता है कि कुछ बच्चे वीडियोस ना देखे हो, तो पहले हम यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है ओम्स लॉ का, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, राइट? और उसका रेफरेंस लेके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि अगर कोई बच्चे नए हैं, उनको ओम्स लॉ का फॉर्मूला नहीं पता है, या जो भी हम आगे न्यूमेरिकल्स करवाने वाले हैं अगर उनको फॉर्मूला नहीं पता है, तो यहाँ से फॉर्मूला वो देख लें एंड देन न्यूमेरिकल लगाने में भी क्या होगा, आसानी होगा, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ड ऑन ओम्स लॉ, और लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो से इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स का एक एक कॉन्सेप्ट आपका हम दोनों मिलके क्लियर करेंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा पहला न्यूमेरिकल आ गया। देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, यहां पे 220 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, एंड जो हमारे पास बल्ब के फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1200 ओम दे रखा है। तो कह रहा है कि भाई कितना करंट ये इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करेगा, राइट? तो ये टोटली बेस्ड ऑन है ओम्स लॉ। और देखो यहाँ पे ओम्स लॉ का फॉर्मूला उत्कर्ष ने लिख दिया, दैट इज V इज इक्वल टू IR। क्लियर? तो अब यहाँ पे उत्कर्ष कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जरा एक एक कॉन्सेप्ट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं चैनल पे उनको आप जरा समझाइए, एक एक कॉन्सेप्ट। तो माय फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दे क्या रखा है। क्वेश्चन को स्लोली रीड करेंगे और हर एक पॉइंट को हम लोग नोट करते चलेंगे। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। तो यहाँ पर हमारे पास सोर्स दे रखा है, यानी कि हमारे पास सप्लाई दे रखी है। तो हमारे पास एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास बैटरी दे रखी है। बैटरी पे जो हमारा वोल्टेज है वो हमें दे रखा है 220 वोल्ट्स। आगे रीड करते हैं और देखते हैं आगे और क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस भी दे रखा है बल्ब फिलामेंट का। ये रेजिस्टेंस क्या करेगा यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस जो हमारा करंट है, जो हमारा फ्लो ऑफ करंट है, उसको रोकेगा और उसको धीमा करेगा, उसको कम करेगा। तो हम यहाँ पर जितना रेजिस्टेंस दे रखा है वो भी लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो R इज इक्वल टू ये जो वैल्यू दे रखी है 1200 ओम, इसे यहाँ पर नोट कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आखिर, तो हमें निकालना क्या है। हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन दी है, हमें फर्दर क्या निकालना है। तो क्वेश्चन में दे रखा है हाउ मच करंट। तो हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर करंट निकालना है। करंट की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पर मैंने ओम्स लॉ का फॉर्मूला लिखा है। इस ओम्स लॉ के जरिए हम लोग अब करंट निकालेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर दे रखा है V इज इक्वल टू IR। यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू IR। हमारे पास V है, R है, I की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमें I फाइंड आउट करना है। I हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर करंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो I के लिए जब हम R को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये R इधर मल्टीप्लाई में है, यहाँ आने के बाद V से डिवाइड में हो जाएगा। तो V अपॉन R, ये जो होगा ये हमारे करंट की वैल्यू होगी। जितनी वैल्यूज़ हमें हमारे वोल्टेज की दी हैं, रेजिस्टेंस की दी हैं, अब वही वैल्यूज़ हम लोग यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस 1200 ओम। इसको हम लोग फर्दर कैलकुलेट करेंगे। हमारा जो करंट आ रहा है I इज इक्वल टू 11/60 एम्पियर आ रहा है। इसको फर्दर हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो कुछ डेसिमल में हमारा आंसर आएगा। तो डेसिमल में क्या आंसर आएगा उत्कर्ष, ये आएगा आई थिंक 0.183 एम्पियर।
तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आप ऐसे भी आप छोड़ सकते हो। रीजन इज दैट कि हमें एग्जाम में क्वेश्चंस में हमें जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहां पे हमें ये नहीं पता होता है कि जो भी करंट हमें दे रखा है, जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में लिखेंगे या फिर डेसिमल में लिखेंगे, ऐसा कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं होता, राइट। आप देखो कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ क्वेश्चन हमें फ्रैक्शन में आंसर दिया होता है, किसी क्वेश्चन का हमें पॉइंट में आंसर गिवन रहता है, तो हमें कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। तो एग्जाम में आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। अदरवाइज जब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये कितना आएगा 0.183 एम्पियर आएगा, और ये हमारा क्या है आंसर, राइट। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर एक नए न्यूमेरिकल के साथ। आइए देखते हैं इस न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जैसा हमने पिछली बार किया था वैसे ही हम लोग इस बार भी क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट करते चलेंगे और जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो भी लिखते चलेंगे। तो आइए देखते हैं पहले दे क्या रखा है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 100 वोल्ट। तो यहाँ पर हमें पहले एक हीटर है, एक अप्लायंस है, उसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। अब उसका पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो हम पहले उसका पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो V है वो है 100 वोल्ट। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। और जो करंट ये ड्रॉ कर रहा है, यानी कि जो करंट इसके सर्किट के साथ फ्लो कर रहा है, सर्किट के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, वो 2 एम्पियर का है। तो उसके बाद आगे क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट विल द करंट इन द हीटर इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स इज इंक्रीज टू 140 वोल्ट। अब यहाँ पर हमारे पास एक और नया क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पर हमसे अब पूछ रहा है कि क्या होगा अगर हम 140 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दें और क्या करंट तब हमारा हीटर ड्रॉ करेगा। तो पहला जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था उसको हम लोग V1 ले लेते हैं, और अब जो हमें नया पोटेंशियल डिफरेंस दिया है उसको हम लोग V2 ले लेते हैं। तो V2 हमारा कितना दिया हुआ है 140 वोल्ट। V2 हमारे पास यहाँ 140 वोल्ट्स है। अब यहाँ पर इस केस में, सेकंड वाले केस में हमारे पास करंट नहीं दिया है, I1 ले लेते हैं, इसको I2 ले लेते हैं। इस केस में हमारे पास करंट नहीं दिया है, लेकिन चूंकि हमारा अप्लायंस एक इलेक्ट्रिक हीटर है तो दोनों जगह जो रेजिस्टेंस होगा, चूंकि रेजिस्टेंस हमारा इलेक्ट्रिक हीटर प्रोवाइड कर रहा है और इलेक्ट्रिक हीटर दोनों जगह सेम है, तो रेजिस्टेंस जो होगा हमारा वो दोनों जगह सेम ही होगा। रेजिस्टेंस भी अभी हमें पता नहीं है। अब सर आके हमें थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। उत्कर्ष, हम यहाँ पे एक चीज और हमें बताना है बच्चों को कि देखो, एक चीज और हमें बताना है कि स्टूडेंट, जैसा कि उत्कर्ष ने बताया कि हमें V1 गिवन है अभी 100 वोल्ट, और V1 वोल्टेज पे हमें 2 एम्पियर का करंट हमें मिल रहा है सर्किट के अंदर, राइट। और यहाँ पे फिर आगे क्या कह रहा है कि अगर हम क्या कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बढ़ा दें 100 से कितना कर दें 140 कर दें, तब कितना करंट हमारा फ्लो करेगा। हीटर हमारा सेम है, तो जैसा कि उत्कर्ष ने बताया कि रेजिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे कि हमने ओम्स लॉ में हमें क्या बताया गया था भाई, कि ओम्स लॉ में हमें यही बताया गया था कि जो I होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस के होता है। इट मींस कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो हमारा करंट में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखो कि जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 100 है तो करंट 2 एम्पियर है, और अगर हम यहाँ पे 140 कर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल क्लियर है इस ओम्स लॉ से कि अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट भी हमारा क्या होगा, बढ़ के मिलेगा, राइट। तो अगर करंट बढ़ के मिल रहा है इट मींस कि हमारा कैलकुलेशन क्या है, सही है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, एंड देन सेम रेजिस्टेंस को यहाँ पे यूज करेंगे, एंड यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, हम I2 कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो जैसा हमारे सर ने बताया, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ओम्स लॉ में हमने देखा था कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो V इज इक्वल टू IR होता है, और हमारे पास R की वैल्यू नहीं है, तो हम जो साइंस यहाँ पे जो I यहाँ पर है उसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको शिफ्ट कर देंगे तो V अपॉन I इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। अब हमारे पास जो जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू हम यहाँ सिंपली इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, और जब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी तो चूंकि इलेक्ट्रिक हीटर है और दोनों जगह इलेक्ट्रिक हीटर सेम ही है तो रेजिस्टेंस यहाँ भी सेम रहेगा। तो जो वैल्यूज दे रखी है वो हम लोग पुट करके देखते हैं। वोल्टेज हमारे पास दे रखा है 100 और करंट हमारे पास दे रखा है 2। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 50 आएगा।
तो यानी कि जो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है 50 ओम। हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 ओम आ गई, जो कि इलेक्ट्रिकल हीटर था, तो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर जितना था उतना ही यहाँ पर भी रहेगा। अप्लायंस हमारा सेम यूज़ हुआ है, तो इसीलिए हमारा जो रेजिस्टेंस यहाँ पे था वही सेम रेजिस्टेंस यहाँ पर भी होगा। लिख दीजिए, आ गया। बच्चा यहाँ पे आ गया, राइट। अब जब ये 50 हमें यहाँ पे मिल गया 50 ओम, तो अभी कह रहा भाई कि नया करंट क्या होगा, व्हाट विल बी द करंट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कितना 140, अगर हम 140 कर दें पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट हमारा कितना आएगा, रेजिस्टेंस मिल गया, करंट कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। अच्छा, यहाँ पे सेम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, V इज इक्वल टू क्या रहेगा, IR। करंट कैलकुलेट करना है तो I इज इक्वल टू V, ये R मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा हमारा 140 अपॉन 50, ये कितना 50, ये 0 से 0 कट जाएगा। अच्छा, ये देखो जरा 2 टाइम में ये कट जाएगा 2.8, 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2.8 एम्पियर, 2.8 एम्पियर। और यहाँ पे हमने क्या बताया था कि जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, तो बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। और साथ साथ में आप पेन पेपर लेके बैठो, एक एक क्वेश्चन को नोट करो और उसको साथ साथ में सॉल्व करो, तब आपका अच्छा प्रिपरेशन हो पाएगा। और बच्चों में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बच्चा भी अभी क्लास 10th में है, आप ही के क्लास में है, लेकिन मेहनत और प्रैक्टिस है तब आपको ये क्वेश्चन समझा पा रहा है इजीली। तो ऐसे ही मेहनत और प्रैक्टिस आपको भी करना है, ताकि आप भी किसी को समझा पाए, और जब आप किसी को समझाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होता है और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप भी अपने आसपास में देखिए, जिसको पॉसिबल हो आप समझाने का प्रयास करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, समझाते रहिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना समझाएंगे, उतना ही आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और दूसरों के साथ भी ऐसा ही होगा। तो आ गए हम लोग फ्रेंड्स अपने अगले न्यूमेरिकल में। ये न्यूमेरिकल पिछले न्यूमेरिकल से थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में आपको टर्म बनाने के लिए कुछ अलग ही टर्म दे रखा है। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन और देखते हैं क्या है वो अलग टर्म। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड डायमीटर 1 mm हैज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 2.8 × 10⁻⁶ ओम मीटर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर तो पहले से रेजिस्टेंस दे रखा है, तो फिर रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करनी है हमें। तो ऐसा नहीं है, एग्जामिनर्स ये हमें इसलिए देते हैं ताकि हम बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। अक्सर कई बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं है। हमें पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, यानी कि हमें यहाँ रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, तो हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू की हेल्प से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रखा है उससे किसी को धोखा नहीं खाना है। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो हमारा रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, प्लस देखो यहाँ पे ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, लेकिन अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होता भाई कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके तुरंत आप यूनिट पे चले जाना। यूनिट में क्या दे रखा है, ओम मीटर, और हमें पता है भाई कि जो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है, राइट। तो अगर रेजिस्टिविटी का ओम मीटर यूनिट होता है तो इट मींस कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो भी हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम। एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कभी कभी, तो बहुत ही ध्यान से देखना है। पेन पेपर अगर आपके पास है तो आप नोट कर लो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ आर सेम। क्लियर। तो उससे जरा सॉल्व करो और बच्चों को अच्छे से समझाना ताकि बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो। ओके, तो इसका सोल्यूशन हम लोग अब स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जो जो वैल्यूज हमें दे रखी है हम वो वैल्यूज नोट कर लेंगे। लेंथ हमारे पास दे रखा है, लेंथ को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेंथ हमारे पास 2 मीटर दे रखा है। डायमीटर हमारे पास 1 mm है। डायमीटर हमारे पास 1 mm दे रखा है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डायमीटर हमारा 10⁻³ मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर जो होता है 1000 mm होता है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि हैज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 2.8 × 10⁻⁶ ओम मीटर। जैसा अभी सर ने बताया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा कुछ है नहीं, रेजिस्टिविटी ही होती है। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं।
तो जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या फिर रेजिस्टिविटी, तो उस रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमारे पास दे रखी। रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और रेजिस्टिविटी हमारे पास कितना दे रखा है, 2.8 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। हमारे पास ये तीन वैल्यूज दे रखी हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला आया था रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का, जब हमारे पास ये तीन वैल्यूज दे रखी हैं। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए ये हमारे पास एल्यूमिनियम की वायर दे रखी है जिसका डायमीटर दे रखा है, और जब भी हमारे पास कोई सर्कुलर शेप होता है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो 8th में 7th में पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी कोई सर्कल होता है तो उसका जो एरिया होता है वो πr² होता है। अब यहाँ पर हमारे पास डायमीटर दे रखा है, और हम लोग जानते हैं कि जो r होता है वो डायमीटर अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली डायमीटर का यूज करेंगे। r को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जो डायमीटर दे रखा है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग एरिया निकालते हैं, r की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा पाई इंटू डी अपॉन 2 का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अब हम लोग देखते हैं क्या है, हमारे पास d की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻। यस सर, एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों को कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम πr² क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे एरिया हम πr² क्यों ले रहे हैं। इसका रीजन ये है कि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, जो भी वायर होते हैं, आप देखो उनका जो लेयर होता है ना वो आउटर सर्कुलर शेप में होता है, राइट। जब उसको हम कट करते हैं तो हमें सर्कुलर शेप में दिखाई देता है, राइट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया। अब यहाँ पे जो टर्म यूज करेंगे वो क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूज करना मैंडेटरी है। अगर सिर्फ आप एरिया बोलते हैं तो वो क्या है, गलत है, यहाँ पे नंबर कट जाएगा। हमें क्या यूज करना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूज करना है, राइट। अब जैसा कि उत्कर्ष ने बताया भाई कि हमें डायमीटर गिवन है, बट फॉर्मूले में r आता है हमारे पास, तो r हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायमीटर अपॉन 2 कर देते हैं। यहाँ पे r² है तो हमने d/2 रखा, तो ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा तो ये d² हो गया, और ये स्क्वायर 2 पे आएगा तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। ये हो ना। हाँ सर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो हमें रो की वैल्यू गिवन है, हमें लेंथ भी यहाँ पे गिवन है, और हमें एरिया भी यहाँ से मिल जाएगा। एरिया में से यहाँ से क्या मिल जाएगा भाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। डायमीटर हमें गिवन है, वैल्यू पुट करके इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फर्दर जरा सॉल्व करना ताकि बच्चों को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो, राइट। ओके, तो अब यहाँ पर जो जो वैल्यूज हमारे पास है उनको सिंपली हम लोग अपने इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो r इज इक्वल टू रो की वैल्यू 2.8 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर इंटू लेंथ जो हमारे पास दे रखा है 2 मीटर। हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हम निकालेंगे इस फॉर्मूले की मदद से, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। डायमीटर की वैल्यू हमारी 10⁻³ मीटर थी, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, 10⁻³ स्क्वायर इंटू ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन ये 4। अब ये 4 यहाँ नीचे है तो ये 4 यहाँ ऊपर चला जाएगा। फर्दर जब इसको यहाँ पर ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो मीटर स्क्वायर है ये इस मीटर को और इस मीटर को कैंसिल आउट कर देगा। इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2.8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 3.14 इंटू 10⁻⁻6। अब यहाँ पर ये 10⁻⁻6 ये 10⁻⁻6 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 7.133 ओम। ये हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है, यानी कि जो हमारा ये एल्यूमिनियम वायर है इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी 7.133 ओम। ये हमारा इस पूरे कैलकुलेशन का आंसर है। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आ गए हमारे एक नए सवाल के साथ। ये सवाल जो है हमारा अभी हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट से है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन डायग्राम के साथ आया है इस बार। तो इस बार क्वेश्चन में सर्किट दिया है और इस सर्किट में क्वेश्चन बोल क्या रहा है आखिर, फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि पूरे सर्किट में ए और बी के अक्रॉस हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता करना। इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। और इसीलिए अगर कभी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाए, टोटल रेजिस्टेंस आ जाए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है।
तीनों का मतलब सेम ही होता है कि हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस जो हमारे सर्किट के अक्रॉस फ्लो हो रहा है वो हमें निकालना है। तो इन सभी का हम लोग नेमिंग कर लेते हैं ताकि हम लोग को ये पता लगाने में आसानी हो कि आखिर कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। ये R1, R2, R3, R4 और R5। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ से हमारा करंट फ्लो शुरू होगा, करंट I हमारा यहाँ से फ्लो करना चालू करेगा। यहाँ पर आके हमारा करंट जो है वो दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा, I1 और I2। अब ये जो I1 करंट है वो पूरा यहाँ तक I1 आएगा, यहाँ पर भी I1 आएगा और यहाँ तक I1 आएगा। ये जो I2 करंट है वो इस पूरे रजिस्टर के अक्रॉस I2 करंट जाएगा और ये I2 यहाँ पर मिलकर I1 प्लस I2 फिर से टोटल करंट जो हमारे सर्किट का है वो हमें यहाँ मिल जाएगा और ये फिर टोटल करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा। और देखो तो यहाँ पे ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अगर आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया तो आप सीरीज पैरेलल सर्किट आप चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे। और इस एक क्वेश्चन से मैं आपको समझा दूंगा, मैं मतलब हम दोनों मिल के आपको समझाएंगे कि कैसे हम सर्किट को सॉल्व करते हैं, कैसे करंट का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे ये हमारा किसी सोर्स से कनेक्टेड होगा, ये पॉइंट यहाँ से हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट किया। अब मान लो कि यहाँ पे हमारा क्या आई करंट हमारा क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। यहाँ से ये पूरा आई करंट जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक नोड दिखाई दे रहा है, राइट, एक जंक्शन। इस पॉइंट क्या बोलते हैं हम, जंक्शन। जंक्शन क्या होता है कि वहां से चीजें डिवाइड होती है। जंक्शन से क्या होती है, जैसे आप रेलवे देखो कोई जंक्शन है तो वहां यानी कि उस पर्टिकुलर स्टेशन से कई जगह के लिए ट्रेन निकल रही होगी, यानी कि रूट उनका डिवाइड हो रहा होगा, राइट। तो ये जंक्शन देखो यहाँ तक तो आई करंट आया। इस जंक्शन से कुछ करंट हमारा इधर फ्लो कर जाएगा, कुछ करंट हमारा इधर निकल जाएगा। तो जैसा कि उत्कर्ष ने हमें मेंशन किया कि यहाँ पे हमारा I1 करंट आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, I2 करंट आ जाएगा। अब देखो I1 करंट यहाँ से होते हुए और इस रजिस्टर तक सब क्या आएगा बच्चे, I1 करंट आएगा। यहाँ से क्या आएगा, I2 करंट हमारा फ्लो करेगा एंड फिर यहाँ पे क्या मिला, जंक्शन। और इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएंगे, फिर से ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से I1 मिला, यहाँ से I2, दोनों मिलके क्या बना देंगे बच्चे, यहाँ पे I, यानी कि जो करंट हमारा जा रहा था टोटल करंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा और आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, I करंट आ जाएगा, राइट। अच्छा, एक चीज और कि जितने रेजिस्टेंस के पास सेम करंट जाएगा वो रेजिस्टेंस हमारे किस में होंगे, सीरीज में होंगे। क्योंकि हम लोगों ने सीरीज में पहले बता रखा था भाई कि अगर सीरीज में कोई सर्किट है तो करंट क्या होगा, सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आप देखो R2 के पास एंड R3 के पास कौन सा करंट जा रहा है, I1 करंट जा रहा है। तो यानी कि R2 एंड I3 किसमें होंगे, सीरीज में होंगे। देन ये जो R5 है इसके पास I2 करंट आ रहा है, यानी कि ये किसमें हो जाएगा, इनके साथ पैरेलल में हो जाएगा, राइट। तो उसका जरा इसको लिख के आप बताइए कि बच्चों को एग्जाम में लिखना कैसे है। ठीक है। नाउ सिंस R2 and R3 have same current, therefore they are in series। तो यहाँ पर जब हमारे इन R2 और R3 के थ्रू सेम करंट फ्लो हो रहा है तो ये दोनों हमारे सीरीज में है। और अब चूंकि ये सीरीज में है तो हमें इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा ताकि ये पूरा हमारे सीरीज का एक रेजिस्टेंस आ जाए। तो जब सीरीज में कोई रेजिस्टर दिया होता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका जो R टोटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3, जब तक हमारे पास Rn तक हमारे पास दे रखा होता है। यहाँ पर R23 जो हमारा होगा वो होगा R2 प्लस R3। R2 की वैल्यू हमारी दे रखी है 10 ओम और R3 भी हमारा 10 ओम दे रखा है। तो ये हमारा टोटल 20 ओम हो जाएगा, यानी कि इस पूरे सर्किट के अलॉन्ग 20 ओम का रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर R2 और R3 के साथ तो हमने निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर जो हमारा R2, R3 और R5 है तो इनके साथ अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ R2, R3 के थ्रू I1 फ्लो हो रहा है और R5 के थ्रू I2 फ्लो हो रहा है। चूंकि डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है
और जब करंट डिफरेंट होता है सर्किट में, तो वो जो सर्किट होता है हमारा पैरेलल में होता है। यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस R2 R3 और R5 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सिंस R5 इज having different current than R2 and R3, therefore R5 and R2 and R3 are in parallel। यानी इसको हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं ना कि हमने यहाँ पे R23 हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो सिंपली हम यहाँ पे बता सकते हैं यहाँ पे कि R23 एंड R5 आर इन पैरेलल, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम R23 लिखते हैं तो हो सकता है भाई कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो हमने R23 जो सीरीज में था उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे हमारा क्या है, R223 हमारा आ गया है। तो हम यहाँ पे सिंपली बच्चों को ये बता सकते हो कि R23 एंड R5 किसमें है, पैरेलल में है। तो यहाँ पे R23 यानी कि R5 एंड R23 आर इन पैरेलल, राइट। अब इनके लिए हम पैरेलल कनेक्शन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब हमारे पास तो अब जैसे हमारे पास पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास इस प्रकार होता है। R टोटल जब हमें निकालना होता है तो 1/R1 प्लस 1/R2 टिल 1/Rn। तो यहाँ पर हमारे पास दो रेजिस्टर दे रखा है, और पहला हमारा जो रेजिस्टर था R23 उसकी वैल्यू 20 ओम थी, और हमारा जो दूसरा रेजिस्टर R5 उसकी वैल्यू 20 ओम है। तो इन दोनों को इनकी वैल्यू पे रख के देखते हैं। तो 1/RT या फिर R523 इज इक्वल टू 1/20 R5 का प्लस 1/20 R23 का। इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 1/RT एक काम करते हैं कि इस चीज को बच्चे देखो, यहाँ से इस चीज को हम लोग यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। सलूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, सलूशन हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो यहाँ से सॉल्व करते जाएंगे। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए हम यहाँ फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास RT जो होगा वो, चूंकि यहाँ पर हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो सिंपली हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2/20, 2 1s एंड 2 10s। यहाँ पर हमारे पास जो RT आएगा वो हो जाएगा 10 ओम। यानी कि ये जो हमारा पूरा सर्किट है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास 10 ओम आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा टोटल करंट I यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर डिवाइड हो गया था I1 और I2 में। अब हमने इसको सॉल्व कर दिया है, तो इस पॉइंट पे आके हमारा फिर से I1 और I2 मिल जाएगा और हमें अपना टोटल करंट I मिल जाएगा। अब चूंकि ये सॉल्व करने के बाद यहाँ से I, यहाँ से I और यहाँ से I, टोटल केवल I करंट फ्लो हो रहा है। और अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो यानी कि हमारा जो सर्किट होगा वो सीरीज में होगा। अब हमारा सर्किट, काम करते इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक और फिगर यहाँ पे हम बना के दिखा देते हैं कि ये ऊपर वाला सॉल्व होने के बाद जो हमारे पास आया वो कितना आया, 10 ओम आ गया है। तो इसको थोड़ा सा हम और एक यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं कि सॉल्व कर 10 ओम आया, तो हमारे पास अब जो एक नया जो फिगर बन के आएगा वो एक ऐसा फिगर बनता हुआ दिखाई देगा, राइट। तो ये भी हमारा कितना है, 10 ओम है। इसको सॉल्व करने के बाद ये 10 ओम आ गया। सॉल्व किया है उसका ये रेजिस्टेंस है, सिंगल रेजिस्टेंस बच्चे, तो इसका कितना आया है, 10 ओम आया है। और ये भी हमें कितना दे रखा है, 10 ओम दे रखा है। और ये हमारा पॉइंट क्या है, A एंड B। तो ये हमारा एक नया फिगर हमारे पास बन के आ गया। नाउ अब देखो कि अगर हम यहाँ से करंट अगर हम I को फ्लो करें, तो देखो I पूरे सर्किट में क्या फ्लो करेगा, अब ये I करंट फ्लो करेगा। तो जब सेम करंट फ्लो करेगा यानी कि सर्किट किसमें है, सीरीज में है। तो जब सीरीज में है तो अब ये तीनों क्या कर देंगे, सिंपली हम ऐड कर देंगे। उत्कर्ष ने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है कि सीरीज में हम किस तरीके से चीजों को ऐड करते हैं, राइट। तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B के अक्रॉस कितना टोटल रेजिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो जरा इसको कैलकुलेट करना उत्कर्ष। तो चूंकि हमारे सीरीज में है तो हम यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस A और B कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली। 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 10 ओम।
हमारे पास यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस आ गया 30 ओम, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है अक्रॉस ए बी, इस पूरे सर्किट में ए बी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है हमारा वो है 30 ओम। ये हमारा आंसर है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, ओम्स लॉ पे बेस्ड और सीरीज पैरेलल बेस्ड, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे पावर एंड हीटिंग इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स को लेके। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया, अगर उत्कर्ष का समझाना समझ में आया, तो आप प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। इस बच्चे के लिए वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। जो पार्ट आपको बेस्ट लगा वो पार्ट आप जरूर कमेंट कीजिए। सो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, दोनों ही मिलेंगे पावर और हीट इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स को लेके। तब तक प्लीज फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते रहिएगा, बिना प्रैक्टिस के ये भी नहीं सॉल्व होता है, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी इनकरेज करते रहिएगा।